हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हियर। और इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल में बेंच पर अकेला उदास बैठा हुआ था। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो वहाँ से निकलता है और वो स्टेशन पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो ट्रेन के लिए उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के सामने आने की वजह से ट्रेन आधा घंटा लेट होगी। इधर वो लड़का उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की उसे बोलती है कि किसी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है। वो लड़का उसे बोलता है कि मैंने पहले आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा। इस पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। अब इसके बाद वो लड़का उस लड़की के कपड़े देखता है तो वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। तो वो अपना छाता उस लड़की को देने के लिए आगे करता है। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम अच्छा दिखने का नाटक कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास दूसरा छाता भी है? अब वो लड़का उसे बोलता है कि मेरा घर स्टेशन के नजदीक है। लड़की उसे बोलती है कि ये कोई जवाब नहीं हुआ। इस पर वो लड़का उसे बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करेंगे। वो लड़की बोलती है कि ये बात तो मैं तुम्हें भी बोल सकती हूँ। इस पर वो लड़का उसे बोलता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है मेरी चिंता करने वाला। वो लड़की उसे बताती है कि मेरे भी माता पिता नहीं है। अब इसके बाद वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारा छाता ले सकती हूँ? इस पर वो लड़का अपना छाता उस लड़की को दे देता है। अब वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि मुझे तुम्हारा नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारा छाता वापस लौटा सकूं। अब इधर उन दोनों को एक दूसरे का नाम पता चलता है, जिसमें लड़के का नाम है कोरू और लड़की का नाम है अंजू। अब अगले दिन हम कोरू को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। वो ट्रेन में बैठकर स्कूल आता है और स्कूल में आने के बाद वो अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और वो बाहर की तरफ देख रहा था। अब उसकी टीचर क्लास में आती है और वो अपने साथ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट लेकर आई थी और वो हंजू ही थी। अब हंजू कोरू को देख लेती है। इसके बाद टीचर हंजू को बोलती है कि जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। अब हंजू बोलती है कि मैं कोई इतनी खास नहीं और वो वहाँ से निकलकर कोरू के पास आती है और वो उसे बोलती है कि अब हम एक ही क्लास में हैं तो मैं तुम्हारा छाता कल लौटा दूंगी। अब इसके बाद हंजू पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और इधर सारे लोग उन दोनों के बारे में ही बात करने लगते हैं। अब टीचर के जाने के बाद लड़के और लड़कियां उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती। अब लंच ब्रेक में उसके पास कुछ लड़कियां आके बोलती है क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? इस पर हंजू उन्हें बोलती है कि मैंने लंच पहले ही कर लिया। इधर कोरू और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग ही दिख रही है। एक लड़की हंजू के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम पहले दिन ही इतना अकड़ रही हो। और अब वो लड़की अंजू के हाथ से बुक लेकर उसे नीचे गिरा देती है और अब वो उस पर हंस रही थी। अंजू उस बुक को उठाती है। उसके बाद वो उस लड़की को एक मुक्का मार देती है जिससे उस लड़की के नाक से खून आने लगता है। हम इधर कोरू को देखते हैं जो अपनी बहन के लिए प्रे कर रहा था जो एक हादसे में मारी गई थी। अब इसके बाद वो उदास होकर गाने सुन रहा था और इधर दूसरे कमरे में हम उसके पिताजी को देखते हैं और वो इधर शराब पीकर हल्ला कर रहे थे और उन्होंने सारा खाना भी नीचे गिरा दिया था। कोरू उनके पास जाता है और वो उसे बोलते है कि तुम्हारी मॉम मेरे ऑफिस में आई थी और वो अच्छा दिखने का नाटक कर रही थी। अब इसके बाद वो कोरू को पकड़कर दीवार में धक्का दे देते और वो उसे बोलते कि सारी गलती तो तेरी थी, तेरी वजह से कारेन मारी गई और उसकी जगह तू क्यों नहीं मर गया। कोरू वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर भागने के बाद वो ट्रेन की पटरी पर आता है और अब वो सोच रहा था कि मैं ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वो ट्रेन को सामने देखकर ऐसा नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है जंगल में। कोरू उस जंगल में चल रहा होता है और उसे वहाँ पर एक टनल दिखाई देता है बिल्कुल अलग शेप का। अब उसे उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अब टनल के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर चमकदार पेड़ दिखाई देते हैं और वो थोड़ा और आगे जाता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक चीज दिखाई देती है पड़ी हुई और वो उसे उठाता है तो वो उसकी बहन का सैंडल था जो पहले ही मर चुकी है और उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था कारेन। और वो अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए इस टनल में आगे भाग कर जाता है और तभी उसके हाथ पर एक पैरोट आकर बैठ जाता है। पैरोट गाना गाने लगता है। तभी कोरू को याद आता है ये तो वही गाना है जो मैंने मेरे पालतू पैरोट को सिखाया था, लेकिन वो तो पहले ही मारा जा चुका है। कोरू घबराते हुए उस टनल से भाग कर बाहर आता है। वो अपने पैरोट को देखकर बोल रहा होता है इसका मतलब ये सच है। इसके बाद कोरू अपने घर पर होता है और वो सोच रहा होता है कि वो गाना जो ये गा रहा था वो मेरी बहन और मैंने अपने पालतू पैरोट को सिखाया था। कोरू के पिताजी उसके कमरे में आकर उसे बोलते हैं कि भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। वो कोरू से माफी मांगते हैं जो भी रात को हुआ उसके लिए। कोरू को बोलते हैं कि तुम्हें भागे हुए एक हफ्ता हो गया है, आखिर तुम थे कहाँ? इस पर कोरू बोलता है कि मैं बस टहलने गया था। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कोरू सोच रहा था कि एक हफ्ता। वो अपने मोबाइल में चेक करता है तो सच में एक हफ्ता बीत चुका था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उस टनल का समय और इस बाहर दुनिया का समय अलग तरीके से काम करता है। अब इसके बाद कोरू क्लास में होता है और उसका दोस्त उसे पूछ रहा था कि तुम एक हफ्ते से थे कहाँ? पर कोरू उसे बताता है कि मुझे थोड़ा फ्लू हो गया था। अब अंजू वहाँ पर आती है और वो बोलती है तो आज तुम स्कूल आ गए, अगर तुम कल भी स्कूल आओगे तो मैं तुम्हारा छाता तुम्हें कल लौटा दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। अब कोरू का दोस्त उसे बोल रहा था कि उसे तुम्हारी चिंता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद कोरू फिर से उस टनल के पास आता है। अब वो टनल के अंदर जाता है और वो सोच रहा था कि तो ये कोई सपना नहीं था, अब इस टनल की मदद से मैं अपनी बहन को वापस ला सकता हूँ। अब कोरू अपनी बहन का नाम लेते हुए उस टनल में आगे जा रहा था। तभी वो देखता है कि हंजू उसके पीछे उस टनल में आ चुकी है। हंजू बोलती है कि ये कौन सी जगह है? कोरू उसे पकड़कर उस टनल से बाहर ले जाता है। वो दोनों बाहर होते हैं। हंजू कोरू से पूछती है क्या तुम मुझे कुछ समझाओगे? कोरू उसे बताता है कि इस टनल का समय और बाहर की दुनिया का समय बिल्कुल अलग तरह से चलता है। अंजू बोलती है कि हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए अंदर थे और बाहर 5 घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब है जैसे ही तुम इस टनल के अंदर कदम रखोगे ये दुनिया पीछे छूट जाएगी और इसके बदले जो तुम चाहो ये टनल तुम्हें दे देगा। कोरू बोलता है कि मुझे इस पर यकीन है। अंजू कोरू को बोलती है कि मेरी भी एक ख्वाहिश है तो हमें अब एक साथ काम करना चाहिए और इससे हम टनल के बारे में और जान सकते हैं और इससे जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए मुझे
भी वो मिल जाएगा। अब कोरू उससे हाथ मिलाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। और अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वो रेलवे क्रॉसिंग पर मिलेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो फिर से पता करने जाते हैं कि बाहर का समय कितना धीमा चलता है टनल के मुकाबले। अंजू कोरू को टनल के अंदर कॉल ऑन रखकर जाने के लिए बोलती है और वो टनल के अंदर जाता है। अंजू उसे बोलती है कि मुझसे बात करते रहो और उसे बोलता है कि मैं क्या बात करूं। अंजू बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी बात करते रहो। और वो अंजू से बोलता है कि तुमने उस लड़की को स्कूल में क्यों मारा। अंजू उसे बोलती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो अभी। अब अंजू कोरू को बताती है कि मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो पहली इंसान थी जिसे मैंने मारा। और उसे बोलता है तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए अगर तुम्हें बुरा लग रहा है। अंजू बोलती है लेकिन लड़ाई उसने पहले शुरू की थी। इधर चलते हुए कोरू का कॉल कट हो जाता है और वो भागकर टनल से बाहर आता है। अंजू उसे बताती है कि कॉल कटे हुए 65 मिनट हो गए हैं। वो बोलता है लेकिन मैं तो इतना जल्दी भाग कर आया था। इसके बाद अंजू कोरू को पूछती है कि तुम्हारा कॉल कहाँ पर कट हुआ और उसे बताता है जब मैंने मोइटम्मन लिवस पिलर को पार किया। अब अंजू बोलती है तो हमें ऐसे ही इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, देखते हैं कि क्या ये टनल हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अब कुछ दिन वो दोनों ऐसे ही टनल की जांच करते हैं। अब वहाँ से निकलते समय एक दिन अंजू का पैर फिसल जाता है चढ़ाई की वजह से और वो कोरू के ऊपर आके गिरती है। उसके बाद वो दोनों नीचे जाके गिरते हैं। अब अंजू कोरू के नीचे थी और कोरू अंजू के ऊपर। अब इसके बाद कोरू स्कूल में होता है और उसका दोस्त उसे पूछ रहा होता है कि तुम आजकल अंजू के साथ काफी ज्यादा समय बिताते हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। इस पर कोरू उसे मना कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंजू कोरू के घर पर आती है और उसे अपने पैरोट के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये पहले मर चुका था लेकिन मुझे ये टनल में वापस मिला। अब इसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं। अब अंजू कोरू से बोल रही होती है कि हमें ये चेक करना है कि यहाँ से उस पिलर के पार ईमेल जाता है क्या नहीं। कोरू उस पिलर के पार जाता है। अंजू उसे मैसेज भेजती है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अंजू वहाँ पर घूमती हुई दिखाई देती है। अब वो भाग के अंजू के पास आता है और वो उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। अंजू उसे बोलती है 7 घंटे बीत गए और मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। कोरू उसे बोलता है कि मुझे माफ करना और इसके बाद वो दोनों टनल से चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन वो दोनों एक्वेरियम में घूमने जाते हैं। वो दोनों अंदर घूम रहे थे तभी अंजू कोरू से बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। कोरू से बोलता है सच में। अब अंजू कोरू को बोलती है जब तुम उस टनल के अंदर पिलर से पार गए थे तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। कोरू से बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम ये काम करना छोड़ सकते हैं। अंजू कोरू को बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी एक ख्वाहिश है और अगली बार जब हम उस टनल में जाएंगे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। कोरू से बताता है कि मैं इस एक्वेरियम में पहले भी आ चुका हूँ अपने मॉम डैड और एक बहन के साथ, लेकिन मेरी बहन पेड़ पर से गिरने की वजह से मर गई। एक दिन जब मेरा उससे झगड़ा हो गया था तो मैं घर से निकल के बाहर चला गया और जब मैं घर पर वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पेड़ से गिरकर मर गई है और वो मेरे लिए राइनोकेरोस बीटल पकड़ने पेड़ पर चढ़ी थी। और इसके बाद हमारी मॉम ने हमें छोड़ दिया और पिताजी दारू पीने लगे। ऐसे हमारा परिवार खत्म हो गया और अब मैं उस टनल की मदद से अपनी बहन को इस दुनिया में वापस लाना चाहता हूँ। अब इसके बाद वो दोनों फिर से टनल में होते हैं। अब अंजू कोरू से बोल रही होती है कि हम अंदर जाएंगे और 108 मिनट बाद बाहर लौट कर आ जाएंगे। इसके बाद वो उस टनल में भागना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा आगे भागने के बाद कोरू अंजू से बोलता है कि 108 मिनट होने वाले हैं, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। इधर तभी अंजू के मुंह पर कुछ पेज आके गिरते हैं। अब अंजू उन्हें उठाने लगती है और अंजू से बोलता है इन्हें छोड़ो, हमें बाहर निकलना है। अंजू से बोलती है कि ये सब मेरे लिए जरूरी है। अब कोरू उन्हें उठाता है। उसके बाद वो अंजू को लेकर बाहर निकलता है टनल से। अब वो दोनों बाहर होते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। कोरू अंजू से पूछता है क्या ये वही चीज है जो तुम टनल से पाना चाहती थी। अंजू उसे बोलती है कि ये चीज मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। अब कोरू के कपड़े भीग गए थे। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे घर गया तो मुझे मेरे पिताजी छोड़ेंगे नहीं। अंजू उसे बोलती है अगर ऐसा है तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। अब वो दोनों अंजू के घर पर होते हैं। अंजू उसे बदलने के लिए कुछ कपड़े देती है। अब कपड़े बदलने के बाद कोरू वहाँ पर बहुत सारी मांगा देखता है और उनमें से एक मांगा उठा के पढ़ने लगता है। अब कोरू अंजू से पूछता है कि हानाशिरो मित्सु वो कौन है। अंजू उसे बताती है कि ये मेरे दादाजी थे। कोरू अंजू से बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये टनल से निकली हुई मांगा क्या तुमने लिखी है। अंजू कोरू से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। कोरू से बोलता है कि तुम्हारी डेस्क पर मांगा बनाने की चीजें पड़ी हुई है। अब अंजू कोरू को बोलती है कि मैंने ही ये मांगा बनाई थी। कोरू से बोलता है कि तुमने ये पब्लिशर को सबमिट क्यों नहीं की। अंजू उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है इस देश में कितना कंपटीशन है। मेरे दादाजी ने सीरीज बनाई थी लेकिन उनकी सिर्फ 3 वॉल्यूम ही पब्लिश हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगा बनाना नहीं छोड़ा। इसकी वजह से उन्हें मेरे पिताजी से भी पैसे लेने पड़े और जब मेरे दादाजी गुजर गए मेरे माता पिता रोए भी नहीं थे और उन्हें लगता था वो एक बोझ है। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मांगाकार बनना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोरू अंजू से बोलता है तो तुम इसीलिए इस शहर में रह रही हो। अंजू कोरू को बताती है कि जो मांगा हमें टनल से मिली वो मेरी पहली मांगा थी और इसे सिर्फ मेरे दादाजी ने ही पढ़ा था और जब मेरे पिताजी को ये मिली उन्होंने उसे फाड़ दिया। और मैं एक ऐसी मांगा बनाना चाहती हूँ जो दुनिया पर छाप छोड़ दे और इसके लिए मेरे पास टैलेंट होना जरूरी है। कोरू अंजू से बोलता है क्या मैं तुम्हारी मांगा पढ़ सकता हूँ। अब पहले तो अंजू उसे मना करती है पढ़ने से, फिर बाद में वो मान जाती है। अब कोरू उस मांगा को पढ़ता है। अब कोरू उसे पढ़कर बताता है कि इसकी सेटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसे पढ़ना और समझना बहुत ही आसान है और तुमने फोरशैडोइंग भी की है। अब ये सारी बातें सुनकर अंजू बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपना मुंह छुपा लेती है। कोरू से बोलता है कि तुम स्पेशल हो और तुम्हारे पास स्पेशल टैलेंट है। अंजू उसे बोलती है कि तुम स्पेशल हो, जिस तरह से तुम जीते हो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हो। तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो और इसीलिए लगता है कि तुम उस टनल को ढूंढ पाए। अब ये सारी बातें बोलते हुए अंजू कोरू के ऊपर बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह जीना है। इसके बाद अंजू कोरू से पूछती है कि हम अगली बार कब उस टनल में जाने वाले हैं। कोरू अंजू को बोलता है कि मैंने तय किया कि हम 2 अगस्त को उस टनल में जाएंगे। इसके बाद कोरू स्कूल में होता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम फेस्टिवल में किसके
किसके साथ जाना चाहते हो। इसके बाद वो बोलता है कि सॉरी मैं तो भूल ही गया था, तुम तो हानाशिरो हंजू के साथ जाओगे। कोरू उसे मना करने वाला होता है लेकिन वो नहीं करता और वो सोचता है कि आइडिया बुरा नहीं है और वो हंजू को उसके साथ आने के लिए बोलता है। अब इसके बाद कोरू हंजू के साथ फेस्टिवल में होता है। अब कोरू हंजू को वहाँ पर एक जगह पर ले जाता है और वो उसे बोलता है कि ये जगह मेरी बहन और मैंने ढूंढी थी। हंजू कोरू से पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों हैं। कोरू उसे बताता है कि मुझे पता नहीं, मैं उस टनल में जाने के बाद फिर कब लौटूंगा, तो मैं आखिरी बार यहाँ पर आना चाहता था। अब वहाँ पर आतिशबाजी होने लगती है। आतिशबाजी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब हंजू कोरू से पूछती है कि तुमने 2 अगस्त को ही क्यों चुना वहाँ पर जाने के लिए। कोरू उसे बोलता है कि उस दिन कारिन की डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद हंजू कोरू को हाथ पकड़ लेती है। अब कोरू ट्रेन से घर पर जा रहा होता है, तभी उसे हंजू का मैसेज आता है कि आज मुझे बहुत ही मजा आया। अब कोरू घर पर आता है और वो देखता है कि उसके घर पर कोई लेडी आई है। अब वो अंदर जाता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी नई मॉम बनने वाली है। कोरू अपनी बहन की तस्वीर की तरफ देखकर रोने लग जाता है और उसके डैड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और अब वो वहीं पर सो जाता है। अब सुबह होती है और उसे हंजू का मैसेज आता है और वो उसे बोलती है क्या हम मिल सकते हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब हंजू कोरू को बोलती है कि जब तुमने मेरी मांगा पढ़ी उसके बाद मैंने उस मांगा को पब्लिशर को भेजा और आज सुबह मुझे एडिटर का कॉल आया और ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी मांगा पसंद आई है और अब वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। कोरू उसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी वेट्रेस खाना लेकर आ जाती है। अब हंजू कोरू को बोलती है कि ये सब छोड़ो, हम कल टनल में जाने वाले हैं। कोरू हंजू को बोलता है कि मुझे लगता है इस डेट को हमें पोस्टपोन करना चाहिए, ऐसा लगता है शायद तुम तैयार नहीं हो। इस पर हंजू कोरू पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद कोरू बोलता है चलो इस बात को बंद करते हैं। इसके बाद वो ट्रेन स्टेशन पर बैठे होते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के सामने आने की वजह से ट्रेन 30 मिनट लेट होगी और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एनिमे की शुरुआत में हुआ था। अब कोरू फिर से वैसा ही करने लगता है जो उसने पहले एनिमे की शुरुआत में किया था। उसके बाद छाता नहीं थी तो एक फूल तोड़कर उसको छाता बना लेता है। अब ये नाटक करने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हंजू कोरू को बोलती है कि इन सब चीजों की वजह से मैं तुम्हारा छाता लौटाना तो तुम्हें भूल ही गई। कोरू बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो इतना महंगा नहीं है। अभी जब रात हो जाती है कोरू अपने घर पर होता है और वो टनल में जाने के लिए अकेला ही निकल रहा था। अगले दिन 2 अगस्त होती है और हंजू कोरू के मैसेज का इंतजार कर रही थी और वो उसे मैसेज नहीं करता तो हंजू कोरू के घर पर जाती है। वहाँ पर कोरू के डैड उसे बताते हैं कि वो कल रात से बाहर गया है और अभी तक वापस नहीं आया और ये सारी बातें सुनकर हंजू समझ जाती है कि वो कहाँ पर गया है। वो वहाँ से भागती है और भागते हुए उसे वो सारी यादें याद आ रही थी जो उसने कोरू के साथ बिताई है। कैसे उसे वो ट्रेन स्टेशन पे मिली, उसके बाद वो उसके स्कूल में आई और वो दोनों टनल में गए और उसने बहुत ही ज्यादा मजा किया उसके साथ। वो टनल के बाहर पहुंचती है तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा मैं उस उराशिमा टनल में बहुत ही आगे जा चुका हूँगा और शायद तुम इसकी वजह से मुझसे नाराज हो जाओ। अब इधर कोरू को देखते जो टनल में चल रहा था और वो हंजू को मैसेज भेजने के बाद अपना मोबाइल फेंक देता है। इधर बाहर हंजू मैसेज पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें इस टनल से स्पेशल टैलेंट चाहिए था लेकिन तुम्हारे पास वो पहले से ही है। अब तो तुम्हें एक ऑफर भी मिल गया और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी मांगाकार बनो और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये टनल कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता, ये तुम्हारी खोई हुई चीजों को स्टोर करके रखता है और इसीलिए तुम्हें इस टनल से कोई स्पेशल टैलेंट नहीं मिल सकता। अब अभी इधर अंदर कोरू को देखते हैं जो चल रहा था और उसके सामने उसके माता पिता आते हैं और वो उनको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इधर बाहर हंजू को भेजा हुआ कोरू का मैसेज में कोरू बोल रहा था कि तो अब तुम्हारे पास इस टनल में आने का कोई कारण नहीं है और इसीलिए टनल में अकेले आने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मांगा लिखो, जब मैं इस टनल से बाहर आऊँ हजारों साल बाद तो मैं हानाशिरो हंजू की मांगा पढ़ना चाहूंगा और मैंने तुम्हारे साथ जो 1 महीना बिताया उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और अब मैसेज खत्म होता है और उसके आखिर में लिखा हुआ था गुड बाय। हंजू वहाँ पर बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रहती है और वो वहाँ पर रो रही थी और अब वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। हंजू वहाँ पर चिल्लाती है कि ये सब क्या था धोखेबाज, ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझे और बिना बताए मुझे छोड़ दिया और ये सारी बातें लिखकर वो कोरू को भेज देती है। इसके बाद हंजू बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। वो मित्र टनल के अंदर कोरू को देखते हैं और वो बहुत ही थक चुका था और उससे चलते हुए 14 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब बाहर की दुनिया में 4 साल बीत गए हैं। वो अंदर चल रहा होता है तभी वो थक कर नीचे गिर जाता है और उसे सामने से एक रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी की तरफ दौड़कर भागता है तो वो एक गेट जैसा कुछ था और कोरू उसे खोलकर अंदर चला जाता है और अब हम देखते हैं कि वो छोटा हो चुका है और वो अपनी बहन के साथ है और इधर उसकी बहन उसके लिए जूस लाई है। वो अपनी बहन से बात कर रहा था और उसके बाद उसकी बहन उसे बोलती है कि मैं आपके लिए एक बीटल लाई हूँ और वो उसे बताती है। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कोरू शीशे की तरफ देखता है और उससे दिखता है कि वो पहले की तरह दिख रहा है। उसके हाथ से जूस की गिलास गिर जाती है और उसकी बहन साफ करने के लिए कुछ लेने जाती है। इधर कोरू बोलता है कि ये कौन सी जगह है और तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और इधर वो हंजू का मैसेज था। अब उसे बार बार मैसेज आए जा रहे थे और वो सारी मैसेज हंजू ने भेजे थे। कोरू सोच रहा था कि मैंने तो मोबाइल फेंक दिया था। इधर कोरू के जाने के बाद हंजू ने उसे मैसेज भेजना बंद नहीं किया था, वो उसे हमेशा मैसेज भेजती थी। कोरू की बहन वहाँ पर आती है, वो उसे बोलती है क्या ये कोई दोस्त है आपका। कोरू बोलता है कि अब नहीं। उसकी बहन बोलती है क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि दोस्तों से लड़ना अच्छी बात नहीं है। कोरू बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं है। उसकी बहन बोलती है कि मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो और मैं भी आपसे करती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे लोगों से भी प्यार करें और इसके बाद हम सब साथ में हंस सकते हैं। कोरू उसे बोलता है कि मुझे किसी से मिलना है और वो वहाँ से निकलने लगता है। वो गेट खोलने वाला होता है तभी उसकी बहन उसे बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती रहूंगी और अब कोरू रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। इधर हम मंजू को देखते हैं जो बड़ी मांगाकार बन चुकी है और उसके जाने के बाद भी वो कोरू को हमेशा मैसेज भेजती थी। इधर हम कोरू को देखते हैं जो उराशिमा टनल में भाग रहा था और उसे भागते हुए सारी
सारी चीजें याद आ रही थी जो उसने अंजू के साथ बिताई थी, कैसे वो उससे मिला था और कैसे उन दोनों ने साथ में वक्त बिताया। वो अंजू को मैसेज भेज रहा होता है दौड़ते हुए, तभी वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इधर हम अंजू को देखते हैं जो काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई थी। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब ब्रेक लेना चाहिए, जब से तुमने मांगा बनाना स्टार्ट किया है तब से तुमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है। वो अंजू के छाता की तरफ देखकर बोलती है कि ये छाता तुम हमेशा अपने पास रखती हो, क्या ये छाता किसी खास ने दिया है तुम्हें? इस बारे में अंजू उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। अंजू ट्रेन स्टेशन पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के सामने आने की वजह से ट्रेन 30 मिनट लेट होगी। और वो वहाँ पर जोर से रोने लगती है। अब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो मोबाइल निकाल कर देखती है और वो मैसेज कोरू का था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब अंजू वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और भागते हुए उस टनल के पास पहुंचती है। इधर हम कोरू को देखते हैं जो बेहोश था और अंजू उसे उठा रही थी और वो अपनी आंखें खोलता है। अंजू उसे बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बोलता है कि मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा था तभी मैं यहाँ पर गिर गया। वो बताती है कि वो मैसेज मुझे मिल गया था। कोरू उसे बोलता है कि इंतजार करवाने के लिए माफ करना और अब उन दोनों में एक किस होता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। कोरू बोलता है कि 12 साल बीत गए। अंजू उसे बोलती है कि 12 साल 102 दिन। कोरू बोलता है कि काफी कुछ बदल चुका है। अंजू उसे बोलती है कि कम से कम 1000 साल तो नहीं बीते। कोरू बोलता है कि ऐसा है तो अब मैं तुम्हारी मांगा पढ़ पाऊंगा। अंजू उसे पूछती है कि तुम्हें मेरी मांगा के बारे में कैसे पता चला। कोरू उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे सारे मैसेज मिले थे। अंजू बोलती है शायद इस टनल ने तुम्हें सारे मैसेज लौटा दिए। अब वहाँ पर बारिश होने लगती है। कोरू अंजू के हाथ से छाता लेकर उसे खोल देता है और वो उसे बोलता है क्या तुम ये हमेशा अपने साथ रखती थी? अंजू उसे बोलती है आखिरकार तुम्हें ये लौटाना जो था। कोरू बोलता है लेकिन इसमें 12 साल लग गए। अंजू बोलती है हम बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं और वो बोलते हैं चलो। हेलो गाइस, पिछली वीडियो का रिस्पांस देख के मुझे लगा कि इस एनीमे पे मुझे एक अच्छे से वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ सीन कट भी हो गए थे, तो उन सीन को मैंने इस वीडियो में डाला है और वीडियो पहले वाले से थोड़ी बड़ी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही वीडियो में लाता रहूंगा।